आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और गाइस, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026 और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 एसएसटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 6 to 8 की मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगी। क्लास 6 की यहाँ पे ज्योग्राफी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करा दिया था, आज सेकेंड चैप्टर है। और गाइज यहाँ पे देखो, जो ये सेकेंड चैप्टर है इसका नाम है यहाँ पर क्या, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। क्या नाम है इसका? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इसका यहाँ पर नाम है। ओके, और ये यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ग्रेट बेस्ट चैप्टर है। आइए देखो, ग्लोब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ही ग्लोब। देखो, हमने अपनी पृथ्वी को एक यहाँ पे ग्लोब के आधार पर एक वास्तविक जो है प्रतिरूप दिया है हमने। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है, ठीक है, कि भैया हमारी पृथ्वी ऐसी है। और देखो, ध्यान रखना, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। ध्यान रखना, पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। क्या है? चपटी है, दोनों ध्रुवों पर चपटी हुई है। देखो, ये जो ये यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको करें तो ये नॉर्थ और ये यहाँ पर साउथ एरिया है आपका, ठीक है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से दो भागों में ये आपकी पृथ्वी में ये लाइन नहीं है, ये ड्रॉ नहीं है, ये हमने की हुई है, ठीक है ना। चलिए अभी देखो, अगर हम अक्षांश की बात करें और देशांतर की, सो गाइज, अक्षांश रेखाएं हमारी होती है जो कि ये लेटी हुई होती है, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये वाली हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। ये वाली जो रेखाएं होती है ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये लैटिट्यूड होती है। एप्टीट्यूड होती है, ये जो खड़ी हुई रेखाएं होती है देशांतर कहलाती है। ये वाली रेखाएं जो इस तरह से खड़ी हुई है ये हमारी देशांतर। देखो, ये वाली रेखाएं हमारी देशांतर है और ये वाली रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है? अब पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, और यहाँ से इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। आइए देखो, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि क्या है, दोनों ध्रुव उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में इस जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी का लघु रूप क्या कहलाता है? पृथ्वी का लघु रूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। मैंने कहा ना, देखो, एक पृथ्वी है और पृथ्वी को हमने एक ग्लोब वास्तविक प्रतिरूप दिया हुआ है कि पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है, ठीक है ना। और ग्लोब को देखकर हम सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, पता है ना आपको। तो ग्लोब क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का लघु रूप क्या कहलाता है, वो आपका ग्लोब कहलाता है, ठीक है। देखो, ग्लोब की बातें में चर्चा करेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। देखो, बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, और एक पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब हो सकते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, उन्हें आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोल पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं को ध्यान रखना होगा। आइए अब बात करेंगे अक्ष किसे कहा जाता है। देखो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। आपने देखा ना, ये यहाँ पर ग्लोब था इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पर ना एक जो है झुकी हुई, यहाँ पर एक झुकी सुई ग्लोब की अवस्था में स्थिर है, उसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर में दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर और दक्षिण को इंडिकेट करती है। अब ये वाली सुई जो यहाँ से गुजरेगी ना, इसे ही हम यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ग्लोब को इस सुई के भांति कैसे पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखिए, इन दोनों में से एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने एक्स पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा। मैंने कहा ना कि हम एक बीच में एक रेखा खींचते हैं कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पर नहीं होती, ठीक है ना। देखो, ये
ये वाली सुई कह रहे हैं ये होता है अक्ष, जो कि यहाँ से और यहाँ तक पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन ये हम बस चीज़ों को याद करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए कि किस स्थान को किस तरह से हमें यहाँ पर जो है पहचानना होगा, देखना होगा, इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो गाइज, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो एक रेखाएं जो है ग्लोब को दो भागों में बांटती है। जैसे मानो ये क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है, इसे हमने दो भागों में बांटा। यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, बीच में ये हमने लाइन खींची बीचों बीच, आधा हिस्सा उत्तरी ध्रुव का, आधा हिस्सा दक्षिणी ध्रुव का। इसे ही हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा के नाम से जानेंगे, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे 0 डिग्री लाइन रेखा भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो ये इस तरह। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है। सो प्लीज आप ध्यान रखें। ओके गाइज, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और पृथ्वी के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी यहाँ से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को। देखो जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, पृथ्वी है। ओके, इस तरह से बीच की लाइन हमने ड्रॉ की विषुवत रेखा। ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये हमारे जो यहाँ तक है 1 से लेके ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करेंगे, और ये 1 से लेके यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री तक प्रदर्शित करेंगे। तो बस यही चीज़ इसमें बताई गई है। सो गाइज, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी सभी समांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई। इसलिए प्रत्येक अक्षांश मान के साथ उनकी दिशा मानी उत्तरी या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः से उत्तर या दक्षिण अक्षर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर को, और दक्षिण भी ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बोली हॉरिजॉन्टल दोनों एक अक्षांश 20 अंश पर ही स्थित है आपके। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हेरिजेट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये थोड़ा आपको, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त रेखा से अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे ना, तो इसका आकार क्या होता है, फिर घट जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विषुवत वृत्त रेखा किसे कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव रेखा किसे कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव रेखा किसे कहा जाता है। इस तरह ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा यहाँ पे बताई गई है, जिसमें विषुवत रेखा, देखो मैंने कहा था ना कि इसे 0 डिग्री लाइन रेखा भी कहेंगे। इस तरह से ये हमारी क्या है, जिसे हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारी विषुवत रेखा होगी। और उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होगा हमारा 90 डिग्री का, और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री का। इतनी चीज़ें क्लियर है। ओके, इसमें कोई भी डाउट्स, एनीवन? नो? नहीं, देखो यहाँ पर ये देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो, देखो जैसा पृथ्वी है थोड़ी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा को दर्शाती है, 0 डिग्री लाइन को। ऊपर ये उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री को फॉलो करता है। नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री को फॉलो करता है। और यहाँ पर विषुवत रेखा के ऊपर उष्णकटिबंध है। और देखो 23.5
डिग्री दक्षिणी रेखा मकर रेखा कहलाएगी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा 23.5 डिग्री ये आपकी कर्क रेखा कहलाएगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, चलिए इस तरह। हाँ, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा और मकर रेखा से। देखो यहाँ से किस तरह क्वेश्चन बनेगा गाइस, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। फाइनली जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। आपको पता है ना, अगर पूछे कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कितनी है आपकी, 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब विषुवत रेखा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको रट लो, याद कर लो, कुछ भी करो। फिर नेक्स्ट है विषुवत व्रत रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत है। फिर विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव व्रत है। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे ही उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो चर्चा कर रहे हैं जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, यहाँ पर ना साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जो है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे ही हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ओके, फिर गाइस है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो एक उष्ण कटिबंध आपका वो कहलाता है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो टाइम है, वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो कि बहुत ही टेम्परेचर ऊष्मा वाला होता है, वो हमारा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। और शीतोष्ण कटिबंध वो हिस्सा कहलाएगा जो कि जहाँ पे कर्क रेखा से ऊपर मकर रेखा से ऊपर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, फिर वहाँ पर ठीक है ना शीतोष्ण कटिबंध आपका माने जाता है, कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर गर्मी कम होती है। फॉलो मी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। फिर देखो शीत कटिबंध कौन सा क्षेत्र कहलाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना। सो मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ, देखो समझा रही हूँ। देखो ये तो है विषुवत रेखा, ठीक है, ये यहाँ पर उष्ण कटिबंध है, ये यहाँ पर विषुवत कटिबंध है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच उष्ण कटिबंध वायु होगी। फिर ऊपर चल के 66.5 डिग्री तक फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आते आते सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत पर सबसे कम सूर्य की किरणें पड़ती है, यहाँ पे शीत कटिबंध होता है आपका। ओके गाइज, चलो अब हम पढ़ेंगे देशांतर क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं गाइस देशांतर के बारे में। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखो ये जो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं दी गई है, इनसे हम जगहों का पता लगाते हैं, इस स्थान का पता लगाते हैं। फाइनली अगर हमें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, ब्राज़ील जाना है, जहाँ पे जाना है, तो हम अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही पता लगाएंगे। देखेंगे ना, देखो अगर आप आतंकवादी को मारते हो
ठीक है, आप टेररिज्म को मारते हो यहाँ पर, तो कैसे आप पुलिस वाले हो, ठीक है ना, आप जो है IPS वगैरह इस तरह से, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे। तो भैया जी आप पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से उनकी स्थिति को जानोगे, तभी तो वहाँ पर पहुँच पाओगे। तो इसलिए ही होती है अक्षांश और देशांतर यहाँ पर रेखाएं। चलिए बस थोड़ा सा यहाँ पर रह चुका है, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्तुल या उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी रेखाएं आपस में मिलती है। ठीक है, हाँ अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करते हैं। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है पहला कि जो प्रमुख यामोत्तर होता है इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो इस माध्यम से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री दक्षिण के माध्यम से हम गणना करेंगे। और इसी यामोत्तर से 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, जैसे कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करेगी, अब यहाँ पर विभक्त करेगी। ठीक है ना, अभी देखो हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध देख रहे थे, अभी यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध ये हम जो है देशांतर के माध्यम से जानेंगे। क्लियर है। सो चलिए यहाँ से वैसे इतना, यहाँ पर इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ पे तो समझाने वाली बातें की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसे समझते हैं। देखो गाइस, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहले क्वेश्चन ये बनेगा, पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है। क्या आपको भी पता है, आप ही सोचते होंगे पृथ्वी तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, नहीं उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है। पृथ्वी आपकी जो है घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा। अतः में स्थान को जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखो जो पूर्व में है ना देश, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे चलेगा। जैसे कि हमारा जो देश है वो पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच से ना हमारा देश का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है। ओके, और जो यहाँ पर जो ग्रीनविच समय के पीछे होगा जो देश, वहाँ पर जो है उसका टाइम पीछे चलेगा ग्रीनविच से। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। अब जब पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री में घूमती है, 24 घंटे के अंतर्गत पूरा दिन होता है, दिन रात, ऐसे ही 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणा 4 करो तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, और दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है ना। इसी तरह भी यहाँ पे जो है इन्होंने समय को दर्शाया हुआ है। चलो सो बस गाइस, बाकी यहाँ से हाँ अब देखो ये जो है मानक समय रेखा से क्वेश्चन बनता है।
देखो मैंने कहा ना कि ग्रीनविच जो रेखा यहाँ पे समय है वो हमारे देश का 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। यहाँ पर देखो श्यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है। भारत में कितने डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है? 82.5 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखिए। और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, अतः इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग अगर रात्रि में नहीं सो पाएंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच एवं क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय के 5.5 घंटे मिनट आगे है। मैंने कहा था ना, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे ना, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है गाइस वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो। देखो किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बनता है। प्रमुख यामोत्तर का मान कौन सा है? 0 डिग्री लाइन। जी हाँ बिल्कुल। शीत कटिबंध जिसके नजदीक है, शीत कटिबंध किसके नजदीक है? ध्रुव के। देशांतर कुल संख्या कितनी होती है? 180 डिग्री, ठीक है ना। नहीं, देशांतरों की 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव व्रत किस जो है स्थित में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा दक्षिणी ध्रुव, और अगर उत्तरी ध्रुव होता तो उत्तरी गोलार्ध में होता, ठीक है ना। इस तरह से चलिए, आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मोस्टली आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो यहाँ से ना क्वेश्चन यही बनते हैं। पहले तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, ओके। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सारी चीज़ें मैंने इनकी जो है कहाँ पर है, कितने डिग्री है, सारी चीज़ें बता दी है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मानक समय रेखा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।